अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सूबाई इंतखाबात पर अब नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। फैसला महफूज हो चुका है। कल जो फैसला हम सब पे आश्कार होगा, उसके बाद क्या हुकूमत उसको मानेगी या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद बिलावल ने मार्शल लॉ का खदशा जाहिर कर दिया। आज खिताब करते हुए ये अचानक उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला सामने आ गया तो उसके नतीजे में मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में इलेक्शन के नून लीग के हीले बहाने आज तक बरकरार है। एक होता है अच्छा इलेक्शन जो कि वक्त पे हो जाना चाहिए, एक होता है बुरा इलेक्शन जिसके होने से मुल्क के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं। ये कैसे पता चलेगा कौन सा इलेक्शन कब है? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आगाज करते हैं जी। आज सुप्रीम के अंदर जो इलेक्शन इल्तवा केस है उसका फैसला हो गया मंजूर। 3 मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही क्लियर रिमार्क्स दिए। हम उसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझाएंगे कि आखिर किन किन इश्यूज के ऊपर आज बड़ी वाजे गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले तो जो ये बात थी कि भाई क्या इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाज है, इस पूरे इशू को कैसे एड्रेस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही नहीं जाहिर की। माजी में अदालत असेंबली की तहलील कलदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन में बदमजगी हुई तो मलबा अदालत पे आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया था, चीफ जस्टिस ने कहा। आइन वाजे है कि इलेक्शन कब होने हैं, मुज़ाकरात की ऑप्शन का कोई जवाब नहीं दिया। तो जो सबसे पहला इशू है वो है कि क्या इलेक्शन रोकने का कोई जवाज है या नहीं। इस पे अदालत ने कहा कि वो किसी की भी एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल जो है मुतमिन नहीं है। उन्हें कोई जवाब नजर नहीं आया कि इलेक्शन डिले क्यों होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, क्या हुकूमत ने इस पूरे बेंच का बॉयकॉट कर दिया था? अदम एतमाद का तो इस पे ऐलान किया था, लेकिन क्या एक्चुअली बॉयकॉट किया? क्योंकि अखबारों में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा था कि इस फैसले को मानेंगे नहीं या जो इस पूरी कार्रवाई को का हिस्सा बनेंगे नहीं। और ये जो एलामिया आया था मुश्तरका, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये पढ़ा भी था, उस पर उन्होंने जो बेंच पर अदम एतमाद का इजहार भी किया था पूरी इत्तेहादी हुकूमत की इमा पर। जरा पहले वो सुने और फिर अदालत के अंदर बिल्कुल जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया गया वो भी आपको बताते हैं। हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है, इस मुकदमे में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा है। हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा। चीफ जस्टिस साहब हों या उनके साथ शरीक कार 2 मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। चंद जजेस जो वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, चीफ जस्टिस को और उनके 2 मुरफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। हम अदम एतमाद करते हैं मौजूदा बेंच पर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, उनके दोनों रफ़क़ा पर। सो बड़े वाजे तौर पे अदम एतमाद का इजहार किया पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने आज अदालत की कार्रवाई पे ये इशू भी टेकअप हुआ आज अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और चीफ जस्टिस ने बड़े वाजे तौर पे पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा, क्या हुकूमत में शामिल जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है? हम पर एतमाद नहीं है तो हम दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दे। यानी चॉइस दी गई वहां पे जो वुजरा थे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, कि भाई वाजे बता दें आपने इस कार्रवाई का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। जवाब में जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बॉयकॉट नहीं कर सकती है। वकील नून लीग अकरम शेख ने कहा कि वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। चीफ जस्टिस ने फिर अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा, भाई आपको आपकी हुकूमत ने क्या हिदायत दी है, क्या हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती? जवाबन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत बॉयकॉट नहीं कर सकती है। अकरम शेख साहब और अटॉर्नी जनरल दोनों ने कहा कि बॉयकॉट नहीं है, हम कार्रवाई का हिस्सा हैं, इसका मतलब कि हम इस पर एतमाद कर रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी से पूछा गया, फारूक नाइक साहब चूंकि कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनसे पूछा कि क्या आपने बॉयकॉट खत्म कर दिया है? जवाबन फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि मैंने बॉयकॉट नहीं किया है। चीफ जस्टिस से पूछा फिर किसने बॉयकॉट किया है? फारूक एच नाइक ने कहा मुझे नहीं पता कि किसने बॉयकॉट किया है।
सो बाहर के हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, हमारा अदम एतमाद है। अदालत ने बार बार वुकला से पूछा, अटॉर्नी जनरल से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं, हमें एतमाद है। सो जरा मुख्तलिफ अप्रोच नजर आई, एक सियासी बयान है और कानूनी तौर पर जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो मुख्तलिफ दिखाई दी। तीसरा अहम इशू जो अभी तक पहली जजमेंट आने के महीने बाद भी इट्स लूमिंग इन द एयर कि जी फैसला 4-3 का था या 3-2 का था। सो इस हवाले से हुकूमत के लोग जो हैं वो कहते हैं कि फैसला 4-3 का था। तारिड़ साहब कहते हैं कि भाई 4-3 का था, बाकी जो वुकला है वो कहते हैं 3-2 का था। इस हवाले से वुकला का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जरा सुनिए। 4-3 का है या 3-2 का फैसला था। ये फैसला 3-2 का था 5 मेंबर जजेस का। ये मैं समझता हूँ तल्हीक आमेज इंटरप्रिटेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की गई है, जिस जजमेंट का ये 2 जज साहबान हिस्सेदार नहीं है, जिसमें उन्होंने बहस नहीं सुनी एडमिटेडली, जिसमें वो मौजूद ही नहीं थे, उसको आप कहें जी ये भी जज उस जजमेंट का हिस्सा तस्वर किया जाए, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। ये तमाम मामला इस वक्त बेंच बैठा हुआ है, 5 मेंबर बेंच वो भी तय कर सकता है, वो पिछले फैसले की तशरीह ताबीर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें रोज ये करती हैं कि माजी के फैसलों को की ताबीर करती हैं। या चीफ जस्टिस साहब अगर मुनासिब समझे तो एक फुल कोर्ट तश्कील दे सकते। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है वो दुरुस्त है। इस वक्त जो फैसला हुआ था और जो कि इम्प्लीमेंट किया गया और जिसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर पास किए, उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो वो फैसला सही था। जब उन्होंने नया बेंच तश्कील दे दिया तो नए बेंच के पहली लाइन में आपने पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है 3/2 का फैसला है। जो 3/2 का फैसला है बड़ा वाज़ेह है। सो मुल्क के जो जय्यद वुकला है वो एक तरफ, और जो आजम तारिड़ साहब का बयान है आज भी असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये 4-3 का फैसला है, वो एक तरफ, उनसे कोई एग्री नहीं करा। इस इशू को भी अदालत में आज टेक ऑन किया गया, इसमें भी क्लैरिटी आई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। 2 जजेस ने पहले दिन दरखास्तें खारिज कर दी थी, 1 जज ने दरखास्त खारिज की थी। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने शायद नोट में दरखास्त खारिज करने का नहीं लिखा। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना, किसी ने नहीं कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। क्या किसी ने यह कहा कि बेंच 7 रुकनी है? 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नौ समात हुई। बेंच अरकान ने दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। फुट नोट में भी लिखा कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा है, फैसले का नहीं। रिकॉर्ड में तो मुतफरिक दरखास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हुए हैं। अभी तक आप हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके हैं। सो इस पे भी आज अदालत में क्लैरिटी आ गई कि जी फैसला 3-2 का ही है। बहरहाल फिर भी हुकूमत कहती है कि ये 4-3 का है। प्रोग्राम के पहले से में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुतवक्का फैसले के बारे में बात करेंगे। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है, सलमान अकरम राजा साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार सर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। कोसा साहब ये जरा बताइए कि पिछला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि विफाकी हुकूमत ने फंड्स भी देने हैं, पर्सनल भी देनी है, माहौल भी बनाना है, इंश्योर करना है, फैसिलिटेट करना है कि इलेक्शन जो है मुतवक्के 90 दिन से कुछ दिन आगे पीछे इसी टाइम फ्रेम में हो जाए। अब जो कल फैसला आएगा सर उसमें मजीद क्या एडिशन होगी, क्योंकि पिछला फैसला बड़ा जामे था और इस हद तक बताया था कि किसका इसमें क्या किरदार होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इसमें मजीद क्या वजाहत हो सकती है? देखें, फैसला तो 1 मार्च का हो चुका है। फैसला 3-2 की निस्बत से उसमें किसी ने नजरसानी की दरखास्त नहीं दी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी, उस पर नफाज भी हो चुका कि उसी की जो है इम्प्लीमेंटेशन में इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से जो है राब्ता करके और उनके जो है मशावरत के साथ सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की पंजाब की जो है वो तारीख मुकर्रर की इलेक्शंस की, और शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। कागजात नामजदगी भी दाखिल होना शुरू हो गए और बाकी सारा इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो गया। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब बज़िद रहे और कुछ तजब्जब के बाद उन्होंने भी एक अपनी तारीख दी, मगर वो भी उसी फैसले की रोशनी में ही उसकी अमलदारी का शुरुआत हो गई। तो इसलिए फैसला वही है, कोई नया फैसला नहीं है। लेकिन अब जब 8 अक्टूबर की इलेक्शन जो है इल्तवा किया गया इलेक्शन कमीशन ने, जिसका
कतान ना उन्हें आइन में अख्तियार कोई मिलता है ना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कोई ऐसी उन्हें, हाँ वो जरूर कहा गया था उसमें, अगरचे मेरे जाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब नेगेटिव एक जो है वो दिया गया आइन में कि नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 90 दिन से आगे नहीं होंगे, तो ये मैंडेटरी शर्त आइन में लगा दी गई कदगन। और इसकी वजह भी आपको पता ही है कि 90 दिन ज़ियाउल हक ने करके 11 साल इलेक्शन नहीं करवाए थे, तो उन्होंने इसको विद इन 90 डेज की बजाय नॉट लेटर देन 90 डेज लिखा है। इसका मतलब यह है कि 90 दिन से मुतजाविज। बाहर कैफ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में उनको थोड़ी सी लचक लैटिट्यूड दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है बेयरेस्ट मिनिमम यानी जो अगर इसमें थोड़ी बहुत बेशी करनी भी हो तो बेयरेस्ट मिनिमम का मतलब है 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता बेयरेस्ट मिनिमम। जब 8 अक्टूबर की इलेक्शन कमीशन ने की, जिसका उन्हें अख्तियार नहीं था कि सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख और वो भी सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जो उन्होंने अमल किया था उसको मौखिर करें, तो ये अब तो स्पीकर्स गए हुए हैं, ये सुओ मोटो नहीं है। ये स्पीकर्स सर, ये तो पिटिशंस गई है सर, लेकिन मैं ये बात कर रही हूं कि अब चूंकि अभी भी वजारत दिफा के सेक्रेटरी और वजारत खजाना के सेक्रेटरी से जाकर वहां पर ये नहीं बताया कि इलेक्शन कैसे वो करवाएंगे, उन्होंने वहां जाकर ही बताया हम इलेक्शन इन वजूहात से नहीं करा सकते। सो अब क्या मुतवक्के फैसले, क्या अदालत क्या फोर्स करेगी हैंड गवर्नमेंट का कि भाई आपने ये करना है वरना कोई सख्त इसके रिपरकशंस होंगे? इसमें एडिशन हो क्या सकती है, बिकॉज इट्स सो क्लियर ऑलरेडी कि किसने क्या करना है और उन्होंने इसको कैसे यकीनी बनाना है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा नया फैसला होगा। वो देखें, आइन को नफाज करना, आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सुप्रीम कोर्ट का फरीज़े में शामिल है और उन्होंने हल्फ इस चीज का उठा रखा है। अगर इस तरह से आइन की पामाली की वो इजाजत दे देते हैं तो फिर तो रूल ऑफ लॉ की नफी हो जाती है। फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आइंदा जो भी चाहेगा अल्ले तल्ले के बुनियाद पर कोई भी बहाना करके, जी आज जो है ये बारिशें ज्यादा हो रही हैं, आज तूफान ज्यादा आ गए, आज जलजले वहां आ गए, आज जो है कुछ एक आधा बम ब्लास्ट हो के तो दहशतगर्दी फैल गई है, तो किसी भी बहाने से पैसा नहीं है। पैसा तो पाकिस्तान की अभी आपका क्या ख्याल है कि ये ठीक है सर, बिल्कुल मनोसलवा तो कहीं से नहीं आने वाला और ना ही कोई यहाँ पे हमारी 75 साल के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो ओवरनाइट ठीक होंगे। मैं सलमान अकरम राजा साहब को भी नियत ही नहीं है इस हुकूमत की, मारिया इस हुकूमत की नियत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखें जब आप 90 की काबीना बना लेते हैं, जब आप लैपटॉप पर जो है अरबों रुपया देते हैं, जब आप जो है मुफ्त आटा बेचने पर जो है आप अरबों रुपया सर्फ करते हैं, और जब आपको IMF जो है वो करीब भी नहीं लगने दे रही है क्योंकि आप उस पर भी अमलदारी नहीं कर रहे हैं उनकी शरायत पर भी, और जब आपने अपने प्रोटोकॉल ड्यूटीज की कोई गाड़ियों की खेप जो है एक जफर मौज ठीक बात है, और अब आप पूरा एक एंटोराज लेकर जा रहे हैं जी रमजान के आखिरी अशरा वहीं गुजारने के लिए। मैं सलमान अकरम राजा साहब को बहस में शामिल करने, सलमान साहब ये फैसला क्या ना मानने की ऑप्शन है हुकूमत के पास? बिकॉज अपेरेंटली वो कह रहे हैं हमें इस पे अदम एतमाद है। अदालत के अंदर ये प्ली नहीं ली उन्होंने, बाय द वे वहां पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन साथ साथ आज मरियम बीबी ने ट्वीट्स भी की हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम इस तरह चुपचाप फैसले कबूल नहीं करेंगे, ये 2018 नहीं है। क्या ना मानने का ऑप्शन है? क्योंकि माजी में कुछ फैसले नहीं भी माने, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के वाजे हुक्म के बावजूद इलेक्शंस उन मुकर्रर तारीखों में नहीं किए, तो क्या ये फैसला भी हम समझेंगे कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन करने में हुकूमत रुकेगी, झिझकेगी, जानकर इसको नहीं मानेगी? देखिए, ये तो वाज़ेह है कि वो फैसले पर अमल नहीं करना चाहते, लेकिन कानूनी कोई तरीका नहीं है, आईनी कोई तरीका नहीं है। ये आइन और कानून के खिलाफ एक जंग है जो इस वक्त हुकूमत ने बर्पा की हुई है। इस हवाले से बिल्कुल हमें ज़हन में वजाहत होनी चाहिए। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है, फिर हमें और आपको सबको मैं समझता हूं बाहर निकलना होगा एहतजाज में और सुप्रीम कोर्ट के साथ वफादारी के लिए। देखिए, सुप्रीम है, 3 जज हों, 8 जज हों, 9 हों, 15 हों, वो सुप्रीम कोर्ट है।
कोई मुल्क जो है सुप्रीम कोर्ट के बगैर कायम नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट एक तसव्वुर है, हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कायम है। उनके पास ना टैंक है, ना फौज है, ना उनके पास कोई और जरिया है अपने फैसले पे अमल कराने का। हम मिनहसुल कौम अगर उनके फैसले पर अमल कराएंगे तो ये रियासत कायम रहेगी, आइन कायम रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कायम रहेगी, हमारे इदारे कायम रहेंगे। अगर इस्टेब्लिश है कि आइन को ना मानो, इलेक्शन मत कराओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानो, तो फिर इसका यही मतलब है कि हम अपनी रियासत को तहरील कर रहे हैं। हम हर पाकिस्तानी को ये कह रहे हैं कि किसी कानून को मानना जो है वो एक सवाबीदी अमल है। अगर मुक़्तदर हल्के चाहेंगे तो वो कानून को मानेंगे, इसकी रोक भी फिर यही उससे सबक सीखते हैं। लेकिन सलमान साहब, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद कराया। हमने देखा वजीर आजम जो है इस मुल्क में, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के नतीजे में जाना पड़ा। बट सर, दोज वर डिफरेंट कोर्ट्स, और अभी जो हम मामला देख रहे हैं तकसीम बड़ी वाज़ेह है। सो अब अपने फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना क्या मौजूदा दौर में इतना आसान होगा जितना माजी में रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और इख्तियार नहीं होता सिवाय इसके कि हुक्म दे और उस हुक्म पे अमल हो। अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कहते कि नहीं, मैं नहीं अदालत में आता, मैं नहीं छोड़ता मनसबे वजारत उज़्मा का जो दफ्तर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके कोई उनको हाथ से पकड़ के तो दफ्तर से बाहर नहीं लाना था। जो इस वक्त हो रहा है ये हमारी मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी नाफरमानी, रूगर्दानी, आईनी निज़ाम के खिलाफ मार्शल लॉ से हटके किसी दौर में कभी भी नहीं हुई। इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी को मैं समझता हूँ इस हवाले से सिर्फ कोई फिक्रमंद नहीं बल्कि गुस्से में होना चाहिए। ये गुस्से का लम्हा है। ये लम्हा वो है जब कौमें जो हैं या बिल्कुल बिखर जाती हैं या खड़ी हो जाती हैं अपनी रियासत के लिए, अपने आइन के लिए, कानूनी निजाम के लिए। ये वो लम्हा है। ऐसा लम्हा मैं समझता हूँ हमारी तारीख में पहले कभी नहीं आया। लोग सन 97 का जिक्र करते हैं, ये 97 से कहीं ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। 97 में आपने कोर्ट को तोड़ा, जो 2 धड़े बनाए, एक धड़े से फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, एक बेंच मौजूद है, उस बेंच का एक फैसला कल आ जाएगा। जो भी वो फैसला होगा उस पर इस कौम का फर्ज है कि अमल दरामद कराएं। अगर ये कौम उस पर अमल दरामद नहीं कराती तो हम सबको फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करना चाहिए। जान माल किसी का कुछ भी फिर महफूज नहीं है। इस वक्त बगावत का समय है आईने पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन राजा साहब, इसमें तो ये भी है ना कि जो पूरा इदारा है बतौर अदलिया, वो भी तो मुत्तहिद हो ना। अभी आज हमने देखा कि रजिस्ट्रार साहब को पहले एक खत लिखा जाता है चीफ जस्टिस का फाइज ईसा की तरफ से, और उसके बाद हमने देखा कि अब से थोड़ी देर पहले एक विफाकी काबीना का हंगामी इजलास होता है और उसके अंदर रजिस्ट्रार साहब की खिदमात जो हैं वो वापस ले ली जाती है विफाक की तरफ से। अच्छा, अभी जो है जो मीटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे हुई कि जी रजिस्ट्रार साहब को उनके ओहदे से हटाना है। अब 2015 के रूल्स अगर हम आपको पढ़ के सुना दें अपने देखने वालों के लिए, उसमें जो सर्विस सुप्रीम कोर्ट रूल नंबर 12 है वो कहता है कि जी खाली ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो रजिस्ट्रार की जो खिदमात है उनको रखे या उनको वापस भेज दे विफाक को। विफाक ये नहीं कर सकता और कोई और कर भी नहीं सकता। सो खोसे साहब, सूरत हाल ये है कि सर एक रजिस्ट्रार को फिलहाल हटाने के लिए एक विफाकी काबीना का इजलास करना पड़ता है। इतने क्रैक्स हैं कि ये बतौर इदारा मुत्तहिद होगा तो फिर सर आगे जाके कोई अपनी सैंक्टिटी या अपने हुक्म या अपना जजमेंट बनवाने की पोजीशन में होगा ना। अभी तो मारिया आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल सलमान साहब से मैं, राजा सलमान से मैं मुत्तफिक हूं। ये बगावत हो रही है आइन के साथ, खुली बगावत हो रही है। और अभी तो ये एक रेफरेंस लेके आएंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ और इन 3 जजेस के खिलाफ कि इनको माजूल किया जाए, और फिर वही 97 वाला हम सीन देखेंगे कि 2-2 बेंचेस बैठेंगे। एक बेंच जो है चीफ जस्टिस के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा और दूसरा उनके जो है जो दूसरा धड़ा है जिसने आज एक हुक्मनामा लिखा सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और सेक्रेटरी इंटीरियर और दूसरे सेक्रेटरी सारों को यानी वफाकी हुकूमत को लिखा कि इस रजिस्ट्रार के खिदमात जो हैं वापस बुलाई जाएं और इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। और काबीना ने उस फैसले को मनवन तस्लीम करते हुए रिकॉल करके उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का। खाली चीफ जस्टिस का इस्तेकाक नहीं है सर, ये खाली चीफ जस्टिस का इस्तेकाक नहीं है कि वो ही कर से रजिस्ट्रार की खिदमात ले अपने पास रखें या वापस कर दें।
دیکھیں یہ انہوں نے ایک قسم کا جوڈیشل فیصلے کی آڑ لی ہے کہ 3 رکنی بینچ کا یہ یعنی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے یہ اس کو قرار دیا ہے. حالانکہ وہ جو رجسٹرار صاحب نے جو لکھا جس پر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سینئر پیونی جج صاحب نے لکھا گورنمنٹ کو, اس میں انہوں نے واضح کر دیا یہ چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پر کہ 5 رکنی بینچ اس کو لارجر بینچ آلریڈی اس ایشو کو طے کر چکا ہے, جو کہ 2022 سپریم کورٹ پی ایل ڈی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, جہاں تحفظات میڈیا کے ہیومن فنڈامنٹل رائٹ آف جو ہے وہ تھے آزادی صحافت کے سلسلے میں جو کارروائی ہو رہی تھی, اس میں 5 ججز نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جو ہے سو موٹو جو ہے کسی معاملے کو لیں اور بینچز کی تشکیل خالصتاً ان کا استحقاق ہے, کسی اور جج صاحبان کو نہیں ہے. تو یہ جب ہو چکا تو یہ جو قاضی صاحب کا 3 بینچز کا جو فیصلہ تھا جس میں 2-1 کی ریشو سے وہ فیصلہ آیا کہ جی نہیں جب تک جو ہے رولز نہیں بن جاتے یا وہ ایکٹ جو ابھی ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ کا وہ جب تک نہیں آ جاتا تب تک 184 یہ جو آپ نے ریفرنس کی بات کی صاحب, یہ آپ کی ازمپشن ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریفرنس جو آپ نے کہا 3 جج صاحبان کے خلاف جلد ہی یہ دائر کر دے گی حکومت, یہ آپ کا گیس ہے سر یا یہ کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں, آپ دیکھ نہیں رہے روز یہ باتیں کر رہے ہیں, اور جو وفاق جس طریقے سے وفاقی حکومت جو ہے obstructive ہے, جس طریقے سے وہ تلی ہوئی ہے کہ ہیڈ آن کلوژن ہیڈ آن جو ہے وہ لے رہی ہے, جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ صریحاً وہ توہین عدالت سپریم کورٹ کی تضحیق کر رہے ہیں. یہ 8 اکتوبر کی دے کر آپ کو نظر نہیں آ رہا میتھڈ آف میڈنس؟ یہ تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں کروائیں گے الیکشن, لکھوا لیں آج لکھوا لیں. چلے سر, ہوپ فلی اب کل جو عدالت کا فیصلہ صاحب نے آئے گا ماننے کی حکومت بجاز تو ہے, لیکن بہرحال ان کا ماننے کا موڈ لگ نہیں رہا. بریک سے پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اگر کل یہ فیصلہ سامنے آ گیا تو اس کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مارشل لا کا خدشہ ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آج محفوظ ہوا ہے وہ سنایا کل جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے بڑے ہولناک نتائج کا خدشہ اور کہیں نہ کہیں دھمکیاں بھی ظاہر کی جا رہی ہیں. آج سے 2 دن پہلے نواز شریف صاحب نے جب خطاب کیا لندن سے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو جو ڈالر ہے اس کی قدر میں اتنا بڑا گیپ آ جائے گا کہ جو $500 کا $1 ہو جائے گا اگر یہ فیصلہ آئے گا. کیا کہا نواز شریف صاحب نے, ذرا سنیے. آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو. ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی بچو اس فیصلے سے, جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے آپ کو, کھڑے ہو جائیں. اس فیصلہ اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ آیا ڈالر آپ کا $500 ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب نے کہا جی یہ فیصلہ اگر آ گیا, اب یہ نہیں پتا کہ فیصلے میں کیا آئے گا, کیا ڈیٹیلز ہوں گی, لیکن اگر یہ فیصلہ آ گیا تو ڈالر $500 کا ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا خطرہ ہے. ذرا یہ بھی سن لیجیے. سپریم کورٹ لارجر بینچ نہیں بناتا تو یہ جو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا اٹ وونٹ بی ورتھ دا پیپر اٹ از ریٹن آن. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوگا جس سے خدا نہ خواستہ, میرا جو خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں ایسا کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا ٹائپ سچویشن پھر سے نہ لگ جائے. میں بڑا بات کر رہا ہوں. سو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے مارشل لا لگ سکتا ہے, پی ایم ایل این کو لگتا ہے کہ ڈالر $500 کا ہو جائے گا. الیکشن سے متعلق بڑی کیٹیگوریکل پوزیشن رہی ہے پی ایم ایل این کی. ایک اچھا الیکشن ہوتا ہے جس کے ہونے کے بعد ملک میں سٹیبلٹی آتی ہے, جس کے ہونے کے بعد جو ہے ملک آگے ترقی کی راہ پہ چلنے کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور ایک برا الیکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ڈالر $500 کا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے. سو اچھا الیکشن اور برے الیکشن کی ڈیفینیشن بھی نواز شریف صاحب نے آج ہمیں بتا دی. ریزولوشن پاس ہوتا ہے کہ الیکشنوں میں تاخیر ہونی چاہیے. وہ خدا کا خوف کرو, کن کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے.
हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। और ये 1-1.5 महीने की बात करता है, एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई, क्यों, कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच रहा है? आज के फैसले पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं भाई, बचो इस फैसले से, जो कर सकते हो करना चाहिए आपको, खड़े हो जाएं। इस फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। जी, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक वफाकी वजीर। बहुत शुक्रिया फवाद साहब ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे इश्यूज जमा हो गए, लेकिन सबसे पहले इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जो बिलावल ने आज इमरजेंसी या मार्शल लॉ का जिक्र किया कि अगर ये फैसला आया क्योंकि ये लार्जर बेंच का नहीं है या ये फुल कोर्ट का नहीं है, जो कि उनकी ख्वाहिश थी। हालांकि कोर्ट के अंदर जो है आज अदालत ने पूछा कि आपको क्या एतमाद है, तो उन्होंने कहा हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन रहे। फारूक नाइक साहब ने कहा हमने तो बात ही नहीं की अदम एतमाद की, हमने तो बाइकआउट की बात ही नहीं की। लेकिन अगर ये फैसला आ गया तो पीपल्स पार्टी समझती है मार्शल लॉ लग जाएगा। ये कोई सुनगुन है या ये उनका खदशा है या वैसे ही एक धमकी है? देखिए मारिया, अभी तक आपने जो सारी नवाज शरीफ की बयान सुनाए हैं, बिलावल के बयान सुनाए हैं, तो इसके ऊपर जो मेरा एनालिसिस ये है कि इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मुझे ये क्लूलेस लगे हैं। क्योंकि फिर मैं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, हम उनके खिलाफ हों, हक में हों, फैक्ट इज 1985 से वो पाकिस्तान की सियासत में एक क्रिटिकल प्लेयर है और उन्होंने लेकिन अब आके जिस किस्म के नाइव, जिस किस्म के सतही फैसले किए हैं, मैं तो हैरान हो गया हूं कि वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं किए एज ए पॉलिटिशियन। मसलन आप देखिए, उन्होंने पहले इलेक्शन नहीं कराए, अब वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते क्योंकि उनको लग रहा है हम हार जाएंगे, बिलावल को नजर आ रहा है हम हार जाएंगे। लिहाजा एक तो बात तय है कि ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती इस खौफ से कि ये बुरी तरह इलेक्शन हार जाएंगे। अब बाकी जो सारे हैं ना, वो कहानियां हैं कि ये बार 2 बेंच है, ये 5 बेंच है, 7 बेंच है। दूसरी बात ये मैं बताऊं आपको, ये जो बता रहे हैं बार बार कि ये सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं और इनका ख्याल है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो इनका सारा बोझ उठा लेगी और वो मार्शल लॉ लगा देंगे। मुझे बताइए कि जो भी जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं आर्मी चीफ को, देखिए इस तरह नहीं होता। तो वो एक हद से आगे एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही जो है उनकी कमर दोरी हो गई है इस हुकूमत का बोझ उठाते उठाते। फौज जो है, आर्मी चीफ जो है, उन्होंने पहले पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने आगे चलना है। तो फिर फवाद होगा क्या कल? क्योंकि एक तो फैसला बड़ा वाज़े आया हुआ था। 1 मिनट मुझे देना, मैं जरा कंक्लूड कर लूं अपना एनालिसिस। देखिए, ये जो इनकी तवक्को है ना कि ये फौज आएगी और अदलिया को भी रौन देगी, आइन को भी रौन देगी, आई विल बी वेरी सरप्राइज। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि फौज जो है वो ये करेगी कि इनकी मोहब्बत में इतने वो आगे चले जाएंगे कि वो आइन को भी रौन दे, सुप्रीम कोर्ट को भी रौन दे। ये नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है। आर्टिकल 190 जो है वो कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में एड करेंगी। सही। और ये कहना कि हम वो फैसला नहीं मानेंगे, जिस अभी बिलावल ने कहा, देखिए अगर नहीं मानेंगे, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को पहले आपने इसी बातों पे डिस्क्वालीफाई करवा दिया था। लेकिन फवाद अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बड़ा वाजे था, इलेक्शन करवाने थे, 90 दिन से कुछ ऊपर आप वक्त ले ले। अक्टूबर में इलेक्शन जब गया है तो उन्होंने ओरिजिनल फैसले को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के। इसकी वजह है क्योंकि इस मरतबा उतना यूनाइटेड फ्रंट नहीं है अदलिया की जानिब से, उसी का अदलिया में देखो ये भी एक और प्रोपेगेंडा है। कभी अदलिया में यूनाइटेड फ्रंट नहीं होते। अदलिया को फौज की यूनिट तो नहीं है ना कि जनरल ने कह दिया फलाने जनरल साहब का फैसला है सारी वो। लेकिन फवाद साहब ये भी नहीं होता कि इतना पब्लिकली लड़ाई हो कि रजिस्ट्रार साहब को खत लिखे जाए हमारे फैसले के खिलाफ, आपने सर्कुलर कैसे कर दिया, फिर काबीना आए वो उस फैसले को इंडोर्स करते हुए रजिस्ट्रार साहब को फारिग कर दे। ये बहुत पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है पब्लिक डिस्प्ले। अमेरिका में जजमेंट्स जो हैं वो कोई जजमेंट मुझे उठा के बता दें जो 5-4 के अलावा हुई हो, और जो जजेस हैं वो बड़ा ओपन आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। बड़ी दफा उनकी लड़ाइयां हुई हैं, यूके में इस तरह हुआ है, बाकी दुनिया में कोई अनहोनी बात नहीं है। क्योंकि ये जजेस जो हैं ये डाइवर्सिटी के फॉर्म में, अभी हर जज अपनी जजमेंट लिखता है, अपनी रीजन देता है और उसी में डाइवर्सिटी आती है। लॉ फ्लेक्सिबल
उसी से होता है जब जजेस की मुख्तलिफ सोच जो है इकट्ठी लेकिन ये ओवरलैपिंग जजमेंट्स आ रही हैं, एक इशू के ऊपर 2 मुख्तलिफ पैरेलल जजमेंट्स आ रही हैं। नहीं, आई है सू मोटो के हवाले से आई है अभी। नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल क्लैरिटी है। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जब अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप कह रहे हैं कि ये बेंच, वो पिछला बेंच जो था उसको भी साथ में लाके पढ़ाया जाए, तो आप पहले 27 तारीख का मुझे ऑर्डर पढ़ के दें। और 27 तारीख का ऑर्डर जो है उसको 9 के 9 जजेस ने साइन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा है कि आप नया बेंच बनाएं। चीफ जस्टिस ने नया बेंच बनाया, उस बेंच ने मैरिट्स के ऊपर सारा केस सुना और 3-2 से एक फैसला आ गया हमारे सामने। सो ये कंट्रोवर्सी मीडिया में है, लेकिन अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल और इरफान कादर और जो बाकी वकील थे इनके गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल इसके सामने बेबस थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने इसके ऊपर क्या उन्होंने अपनी जो है वो मौकफ लेना है। सो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये मीडिया की हद तक हैं, इससे अलावा कोर्ट रूम में ये कंट्रोवर्सीज। रजिस्ट्रार साहब को अभी वफाकी काबीना के इजलास हुआ, मैंने कहा पता नहीं शायद कोई इतनी बड़ा कोई फैसला करने जा रहे हैं, हमें तो खर्चा था कहीं कोई रेफरेंस ही ना फाइल कर दें। हम तो उसकी तैयारी करके बैठे थे, वो पता चला जी रजिस्ट्रार साहब को फारिग कर दिए। टेक्निकली और कानूनी तौर पे क्या काबीना के पास इस्तेकाक है कि वो रजिस्ट्रार साहब की खिदमात जो हैं वो वापस कर सके विफाक को या उनको हटा सके? देखिए, जो रूल 12 है 2015 सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, वो तो वाज़ेह तौर पे बताता है कि रजिस्ट्रार को रिलीव करना, लगाना, ये तो चीफ जस्टिस का फंक्शन है। हुकूमत उसको रेगुलेट नहीं कर सकती है। लेकिन फ्रेंकली ये कोई इतनी अहम बात ही नहीं है। अगर चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार चला जाएगा, वो किसी और अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर को वो चार्ज दे देंगे। और मैं एक्चुअली मैंने इसी से ये अंदाजा लगाया है कि गवर्नमेंट इज क्लूलेस। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि अगर आधी रात को काबीना की मीटिंग हो रही है और ये सब लोगों को बाहर बुला के और फैसला ये है कि रजिस्ट्रार ग्रेड 22 के अफसर को हमने विड्रॉ करना है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि दे आर क्लूलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू एक्चुअली। अच्छा, ऑलरेडी पहले फैसले के अंदर अदालत बड़ा वाजे से बता चुकी है कि भाई किसने तारीख देनी है, किसने मुशावरत करनी है, किसने जो है वो फैसिलिटेट करना है, पैसे कहां से आने हैं, फिर वो जो हमें पर्सनल चाहिए होगी वो कैसे अरेंज। पिछले फैसले में बड़ी राइट डाउन टू द फाइनल डिटेल बताया गया था। अब कल जो फैसला आएगा उसमें और क्या एडिशन हो सकती है, उसमें और क्या फाइन ट्यून किया जा सकता है, या क्या कोई सख्ती से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और शराइत, कुछ और कड़ी सजाएं तजवीज की जा सकती है? क्योंकि ऑलरेडी वो फैसला बहुत क्लियर है, उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट होगी? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे, जिस तरह से इन्होंने पहले पनामा के केस में किया था, जो कि एक डेली की बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है और बाकी इदारे हैं उनसे रिपोर्ट मिले कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो तभी ये मामला जो है वो आगे चलेगा। और अगर वो ये समझें कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ताउन नहीं कर रही है, तो वो फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 204 में प्रोसीड कर सके। तौहीन अदालत के हवाले से आपको लगता है कि इस हद तक मामला नहीं जाएगा? खास तौर पे इस वक्त जो एक पूरा माहौल है, पार्लियामेंट से तकारीर हो रही हैं अदलिया के खिलाफ, अदलिया के अंदर भी रिमार्क्स जो हो रहे हैं उसको पार्लियामेंट समझती है कि भाई ये डायरेक्टली हमारे मामलात के अंदर मदाखलत की जा रही है। तो इस माहौल में आपको लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस के कॉन्टेक्स्ट में उधर तक तो बात नहीं जा सकती, उससे पहले ही मामला जो है हल हो जाएगा, या कोई और तरीका कार होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक सोच यही हो सकती है जो मैं मतलब एनालाइज ही कर सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि शायद इनकी सोच ये है कि अगर हम जुडिशरी से लड़के निकलेंगे तो हम कहेंगे कि हम सियासी शहीद हो गए हैं। ये एक और अहमकाना बात होगी। और जिस तरह से जो कॉन्टिन्यूस गलतियां नवाज शरीफ और ये पीडीएम कर रही है, ये उसकी एक और इजहार होगा कि सिर्फ जुडिशरी को या जजेस को आप उनको एक गालियां निकालने से अगर आप समझते हैं कि आपका बयानिया ठीक हो जाएगा, ये बड़ी आपकी गलत फहमी है। आपने इतना बड़ा पहले एक नैरेटिव बनाया, वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर आपने पूरा मेरा ख्याल है 2 साल आपने इस पे कैंपेन की, 2-2.5 साल, और उसके बाद जो है आप जिद कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट फीड, और वही जो है नामजदगियों के ऊपर जो है वो हम हुकूमतें करते जाए। देखें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, अगर आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद पहली लाइन ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, आइन हमारे उस रियासत को ही तस्लीम नहीं करता। तो अगर आप आइन को उठा के सवाए मार्शल लॉ लगाए जाने के, जिसका मैंने आपको पहले बता दिया
کہ میں آئی ول بی ویری سرپرائز اگر فوج اتنا بوجھ اٹھائے ان کا کہ وہ لیکن حکومت بھی کسی طریقے سے ان کی اگر آپ ٹون دیکھیں، آج تقاریر دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر، مریم بی بی کی ٹویٹس دیکھیں، انہوں نے کہا یہ 2018 نہیں ہے، اب ہم آرام سے بیٹھ کے فیصلے نہیں ایکسپٹ کر لیں گے، اب وہ والے پرانے والے جو ہم کمپلائنس نہیں کریں گے جو پہلے عدلیہ کے ساتھ ہم کیا کرتے تھے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ایکچولی بڑی اچھی بات کی ہے. آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ماحول ہے آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور کا جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھیں ایگزیکٹلی اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، اور سارے جو بیان تھے چیزیں تھیں وہ یہی ہو رہی تھیں، اور آخر میں ان کو گیلانی صاحب جو ہیں وہ کنوکٹ ہو گئے، اور اللہ خیر صلی اللہ وہ خط بھی لکھا گیا، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پھر کرنا پڑا. صرف یہ ہے کہ تو شہباز شریف صاحب یعنی کہ اپنی خیر منائیں اور دیکھیں اپنے ارد گرد پارٹی کے اندر کی پلان کیا ہے. اب ان کا فیصلہ صرف ایک ہی ہے کہ 100 پیاز کھانے ہیں یا 100 جوتے کھانے ہیں یا دونوں کھانے ہیں. ان 3 آپشنز میں سے ایک آپشن انہوں نے استعمال کیا. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ واپس آئیں گے تو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سپریم کورٹ کا بینچ چاہے 9 رکنی ہو، 7 رکنی ہو، 5 رکنی ہو یا 3 رکنی، حکومت نے ٹھان لی ہے کہ الیکشن نہیں کروانا ہے، اور یہ پہلے دن سے جو مختلف ہیلے، بہانے، توجیحات الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے پی ایم ایل این دے رہی ہے، ذرا یہ دیکھیے. آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا. ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے، بولے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے، کوئی 6 مہینے سال کا، کہ آپ اور کام کریں، آپ 6 مہینے بعد الیکشن کریں. بالکل کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن موجود ہے. 1988 میں سیلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیے گئے. ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، ادروائز کیوس کریٹ ہوگا. آئین پاکستان اس طرح کی جو کنٹینجنسیز ہیں ان کے اندر الیکشن آگے ہو سکتا ہے. یہ اپریل میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر اکتوبر میں جب باقی ملک میں ہوں گے تو یہاں بھی ہو جائیں.